हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाने। स्टूडेंट्स, हम लोग उस दिन फ्रॉम को पढ़ लिए थे। फ्रॉम का हिंदी में जो मीनिंग आ रहा था वो से आ रहा था। आज हम लोग कई प्रीपोजिशन को एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा क्या है, ऑफ है, बाई है, विद है, सिंस है, फॉर है, थ्रो या वाया है, आउट ऑफ है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि इन सभी का हिंदी में मीनिंग्स क्या आता है। से ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम कब फ्रॉम लगाएं, कब ऑफ लगाएं, कब बाई लगाएं, कब विद लगाएं, कब सिंस लगाएं, कब फॉर लगाएं, कब थ्रो लगाएं, कब वाया लगाएं, कब आउट ऑफ लगाएं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं। आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें आप लोगों को इतने सारे प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रॉम का यूज हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था, इसलिए आज हम लोग फ्रॉम को नहीं पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम के अलावा इन सब प्रीपोजिशन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक इसी के सीक्वेंस पर पढ़ते हैं ऑफ को। जैसा कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, ऑफ की जो हिंदी मीनिंग आती है वो से आती है। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं? ऑफ का यूज से के लिए हम तब करेंगे जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी एक स्थान से अलग होगा। तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं बेड से गिर गया। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, मैं बेड से गिर गया। यहां पे से की अंग्रेजी हमें क्या लिखनी चाहिए? यहां पे हमें से की अंग्रेजी ऑफ लिखनी चाहिए। ऑफ बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसके लिए होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आई, गिरने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? फेल। अब से की अंग्रेजी ऑफ द बेड। आई फेल ऑफ द बेड, यानी कि मैं बेड से गिर गया। इसके लिए हम एक प्रीपोजिशन और लगा सकते हैं, फ्रॉम को। तो फ्रॉम को भी अगर हम लगा देंगे तो हमारा गलत होने वाला नहीं है। जैसे आई फेल फ्रॉम द बेड। स्टूडेंट्स, जितना सही ये है उतना ही सही ये भी है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसको लिखें कि इसको लिखें, कौन सा ज्यादा सही है? स्टूडेंट्स, कौन सा ज्यादा सही है ये आपको पता चलेगा कंडीशन को देखकर। कंडीशन क्या है? जैसे अगर आपका फोकस गिरने पर ज्यादा है, अगर आपका फोकस गिरने पर ज्यादा है तो ऑफ ज्यादा सही है। और अगर आपका फोकस बेड पर ज्यादा है, बेड पर, तो ज्यादा सही क्या होगा? फ्रॉम। अब फोकस का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो। फोकस का मतलब आप अगर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं गिरने को, कि वह गिर गया। बेड बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है, आपके लिए मायने रख रहा है गिरना। तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ। आई फेल ऑफ द बेड। लेकिन अगर आपके लिए ज्यादा मायने ये रख रहा है कि वो बेड से गिर गया, तब हम लोग क्या लगाएंगे? आई फेल फ्रॉम द बेड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। जब ये बेड से गिर रहा है तो यहां पे हम लोग ऑफ भी लगा रहे हैं, फ्रॉम भी लगा रहे हैं। लेकिन जब हमारा फोकस ज्यादा इस पे होता है कि वो गिर गया, तब हम लोग ऑफ का यूज कर रहे हैं। और जब हमारा फोकस इस पे ज्यादा होता है कि वो बेड से गिर गया है, तब हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑफ का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी एक जगह से अलग होती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आइए, वह पेड़ से कूदा। अब देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही जंप्ड ऑफ द ट्री। यहां पे हमने ऑफ का यूज किया है।
अगला बनेगा ही jumped from the tree। दोनों में से कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको एग्जाम में अगर आप ऑफ भी लगा देंगे तभी नंबर मिलेगा, आप फ्रॉम भी लगा देंगे तभी नंबर मिलेगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं पे बोलना हो, स्पीकिंग करना हो और अच्छी तरीके से अगर बोलना है तो दोनों में अंतर मैं समझा रहा हूं। आपको नंबर तो मिल जाएगा, दोनों कंडीशन में मिल जाएगा। पर देखिए, अगर आपका फोकस इस पे ज्यादा है कि पेड़ से वो कूदा, वह पेड़ से कूदा, अगर कूदने पे ज्यादा फोकस है, पेड़ का कोई बहुत ज्यादा महत्व आपके लिए नहीं है, कूदना महत्व है, तो ऑफ सही है। और अगर आपके लिए पेड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पेड़ से कूदा, बात समझ में आ रहा है? पेड़ से कूदा, कूदने से ज्यादा आपका फोकस किस पे? पेड़ से, तो ये सही। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। अगला जो प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बाई। बाई का उपयोग हम तब करते हैं जब हम इसको किसी साधन के रूप में यूज करते हैं। जैसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बस का यूज कर रहे हैं, गाड़ी का यूज कर रहे हैं, ट्रेन का यूज कर रहे हैं, वहां पे हम बाई का यूज करते हैं। ठीक है, बाई का एक जगह हम और यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक साधन के तौर पे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, जैसे वह बस से आया है। He has come by बस। यहाँ पे इससे की अंग्रेजी क्या लिखे? बाई। बाई को क्यों लिखे? क्योंकि हमने बस को एक साधन के रूप में यूज किया है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह बाइक से जाता है। He goes by बस। वह जाने के लिए किस चीज का यूज कर रहा है? बस का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बाइक से जा रहा है, बस से नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बाइक। यहाँ पे जाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? बाइक का। यहाँ पे आने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? बस का। यानी कि बस को हम एक साधन के तौर पे ले रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इससे की अंग्रेजी क्या लगाया? बाई लगाया। यहाँ पे हमारा साधन क्या है? बाइक है, तो उससे की हमने अंग्रेजी क्या लिखा? बाई लिखा। बाई का एक जगह और यूज करते हैं जो बहुत रेयर होता है, पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई चीज किसी के पास में यानी कि बहुत जस्ट बगल में होता है तो उसके लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। ये रेयर यूज होता है, ठीक है, पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे वह मेरे पास बैठा है। He sitting is he is sitting by me। वह मेरे पास बैठा है। यहाँ पे पास के लिए, पास का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बगल के लिए ज्यादा जो बेहतर प्रीपोजिशन माना जाता है वो बिसाइड माना जाता है या नेक्स्ट टू माना जाता है। पर अगर आप यूज करना चाहें तो बाई का यूज पास के लिए भी कर सकते हैं। वैसे इसकी जगह पे हम बिसाइड भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ये ज्यादा बेहतर होगा। या बिसाइड की जगह पे आप नेक्स्ट भी लिख देंगे, नेक्स्ट भी ज्यादा बेहतर होता है। पर अगर आप करना चाहें तो बाई का भी यूज कर सकते हैं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बाई भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला जो प्रीपोजिशन है वो है विद। बच्चों, विद का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज का उपयोग
प्रयोग करते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए। मतलब मेरे कहने का है कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए जब हम किसी अन्य वस्तु का या किसी भी इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको करने के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विधि यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, वह चाकू से सेब काटता है। इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, ही कट्स द एप्पल विद नाइफ। देखिए यहाँ पे ये जो हमने से की अंग्रेजी विद लिखी है, इसलिए लिखी है क्योंकि सेब को काटने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है, चाकू का प्रयोग किया जा रहा है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और लीजिए, मैं पेन से कहानी लिखता हूं। मैं पेन से कहानी लिखता हूं। आई राइट स्टोरी। आई राइट स्टोरी विद पेन। आई राइट स्टोरी विद पेन। यहाँ पे हमने पेन के पहले विद क्यों लगाया? क्योंकि इस कहानी को जो लिखा जा रहा है वो किसके प्रयोग से लिखा जा रहा है? पेन का प्रयोग करके लिखा जा रहा है। यहाँ पे सेब को काटा जा रहा है, तो सेब काटने के लिए हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? नाइफ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज को करने के लिए किसी इक्विपमेंट का या किसी भी चीज का, किसी वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। चलिए अगले प्रीपोजिशन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सिंस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन सिंस की तरफ। बच्चों सिंस का यूज हम तब करते हैं किसी बीते हुए समय को बताने के लिए, यानी कि जब ये समय बीते हुए समय का होगा और यह समय निश्चित होगा। निश्चित का मीन्स उस समय का कुछ नाम होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सुबह, शाम, यानी कि निश्चित समय बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। और इसी के साथ हम फॉर को भी पढ़ने जा रहे हैं। अनिश्चित समय बताने के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित समय मीन्स जैसे 2 साल, 4 साल, 2 घंटा, 4 घंटा, कई दिन, कुछ महीने, कई महीने, इन सब का यूज जब करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। यानी कि इन दोनों का जो यूज है वो क्या बताने के लिए किया जाता है? समय। समय बताने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है, जिसकी हिंदी में मीनिंग क्या आती है? से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह 2 बजे से लिख रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल नीचे ही लिखते हैं, वह कई दिनों से लिख रहा है। देखिए दोनों का मैं एक साथ ट्रांसलेशन करता हूं। जैसे ही हैज बीन राइटिंग सिंस 2 बजे से 2 o'clock। हमने यहाँ पे सिंस लिए लगाया क्योंकि समय का एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? 2 बजे। ठीक है, यानी कि ये समय क्या है? निश्चित है। दूसरे में ही हैज बीन राइटिंग फॉर कई दिनों से, मेनी डेज। यहाँ पे मैंने फॉर लगाया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया? सिंस। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे समय क्या था? निश्चित था। यहाँ पे फॉर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे समय अनिश्चित है। अनिश्चित मीन्स
कई दिनों से, कितने दिनों से पता नहीं चल रहा है, बस ये कई दिनों से, कई दिनों में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फॉर यूज किया। फॉर का हम लोग और भी जगह यूज करते हैं, तो चलिए लगे हाथ उसको भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। फॉर का यूज हम 2 जगह और करते हैं। पहला तो हमारा से के लिए हो गया, ये फॉर जो है ये पहला हमें से के लिए बता दिया। इसका यूज हम के लिए भी करते हैं, के लिए। और तीसरा यूज करते हैं किसी चीज के बदले में, ठीक है। जब हम कोई चीज किसी चीज के बदले में लेते हैं या देते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। और जब हम के लिए का कोई फॉर्म आता है उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, फॉर का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे मैं वहां उसके लिए गया। अब देखिए, आई वेंट देयर फॉर हिम। इसकी जगह पे आप हर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट फॉर हिम यानी कि के लिए, किसके लिए, उसके लिए। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। से का आप लोगों ने अभी प्रयोग देख ही लिया। एक हम लोग बदले में के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे जब हम कोई चीज किसी चीज के बदले में देते हैं या लेते हैं। जैसे मैंने अपना फोन 10,000 रुपए में बेचा। मैंने अपना फोन कितने रुपए में बेच दिया, 10,000 में। अब देखिए, अपना फोन देने के बदले में मुझे क्या मिला, पैसा मिला। कितना मिला, 10,000। इसलिए यहां पे किसका यूज करेंगे, फॉर का। जैसे आई सोल्ड माई फोन फॉर RS 10,000। आई बात समझ में। हमने यहाँ पे फॉर इसलिए लगाया क्योंकि हमने मोबाइल के बदले में क्या लिया है, पैसा लिया है। बात समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और इसका कर लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने 50,000 रुपए में बाइक खरीदी। मैंने 50,000 रुपए में बाइक खरीदी। अब देखिए, मैं पैसा दे रहा हूं और उसके बदले में क्या ले रहा हूं, बाइक ले रहा हूं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। यानी कि कुछ खरीदने या बेचने के लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। देखिए, आई परचेज a bike for 50,000 RS 50,000। ओके, यानी कि पैसा दिया और उसके बदले में क्या लिया, बाइक लिया। इसके लिए हमने क्या यूज किया, फॉर यूज किया। तो फॉर के हम लोगों ने 3 यूज पढ़े। एक तो से के लिए, एक किसी चीज के बदले में, और दूसरा किस चीज के लिए हमने पढ़ा, के लिए के फॉर्म में, के लिए के फॉर्म में। यहाँ पे लिखा हो ना, के लिए के फॉर्म में, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है वो थ्रो या वाया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन है। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। ये हमारा बहुत ही यूजफुल प्रीपोजिशन है। ये आप जान लीजिए, फ्रॉम, विद, बाई और ये थ्रो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपको कोई भी स्टोरी क्रिएट करने में, आंसर राइट करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और एग्जाम में जो आपका वन लाइनर आता है ऑप्शनल, उसमें भी यहीं से ज्यादातर करके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो चलिए
अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है थ्रो या वाया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, इसको आपको रिवीजन करके ही जाना है। तो चलिए थ्रो या वाया पे चलते हैं। थ्रो या वाया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में थ्रो या वाया का मतलब होता है किसी चीज से होकर, ठीक है, किसी चीज से होकर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बीच में से होकर आना या जाना, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो और वाया दोनों ही एक ही मतलब सेंस देते हैं। अगर आप चाहे थ्रो लगाएं, आप चाहे तो वाया लगाएं। थ्रो जो है ये थोड़ा जनरल है, आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं या यूज होते हुए देखते हैं। वाया का बहुत रेयर यूज होता है, ज्यादातर आप लोग रेलवे स्टेशन में वाया का यूज देख सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पे जब ट्रेनें आती हैं या जाती हैं तो जो अनाउंसमेंट होता है वहां पे अनाउंस किया जाता है, तो वहां पे वाया का ही यूज किया जाता है। फिर आप दोनों एक ही सेंस देते हैं, चाहे हम इसको लिखें चाहे हम इसको लिखें। कब लिखें? जब कोई चीज किसी चीज से होकर होता है, यानी कि किसी चीज के आर पार। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को और क्लियर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे हवा खिड़की से आ रही है। हवा कहां से आ रही है? खिड़की से आ रही है। अब देखिए, जब भी हवा आती है तो खिड़की के बीच से आती है, खिड़की से हवा नहीं आती है। ठीक है, खिड़की के बीच से होकर हवा आती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर हवा को जनरेट करने वाला खिड़की है तब तो हम फ्रॉम लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर हवा को जनरेट करने वाला कौन है? खिड़की, तब हम क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे। बट हवा खिड़की थोड़ी जनरेट कर रहा है, हवा खिड़की से होकर आ रहा है। भले ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खिड़की से आ रहा है, बट जो इसका सेंस है वो क्या है? खिड़की से होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? थ्रो का यूज करेंगे या वाया का यूज करते हैं। मैंने, देखिए, द विंड कमिंग थ्रो द विंडो। आ रहा है बात समझ में? द विंड कमिंग थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर आ रहा है। भले यहाँ पे क्या लिखा है? खिड़की से आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देते हैं। बाराती गेट से आ रहे, जा रहे हैं, कर दें। देखिए, बाराती गेट से जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सेंस क्या है? गेट के बीच से होके जा रहे हैं, गेट से थोड़ी जा रहे हैं। गेट वहां पे थे, वहीं से चले जा रहे हैं? नहीं, गेट से नहीं जा रहे हैं, गेट के बीच से होकर जा रहे हैं। बट हमारा एक कहने का तरीका है कि गेट से जा रहे हैं, एक्चुअली में क्या है? गेट के बीच से होकर जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बाराती वहीं गेटवे पे है और गेट पे ही रह जाए, फिर गेट से चला जाए, तब वहां पे हम क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे। पर बाराती आया, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद जा रहा है, फिर आप बोल रहे हैं कि बाराती गेट से जा रहा है, यानी कि गेट से होकर जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, इसके लिए बारातियों के लिए हम दो अंग्रेजी यूज करते हैं। वैसे चाहे तो बाराती ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाराती भी सही होता है, और वेडिंग गेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल बाराती लिखते हैं, हम लोग थोड़े एडवांस हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाराती बारातीज, क्योंकि कई बाराती हैं। ठीक है, बारातीज गोइंग थ्रू द
मेन डोर या गेट लिख सकते हैं, या तो मेन डोर भी लिख सकते हैं, मेन डोर। यानी कि बाराती गेट से होकर, मेन दरवाजे से होकर कहाँ जा रहे हैं, चाहे बाहर जा रहे हो चाहे जहां भी जा रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि थ्रो का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं, या वाया का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब कोई चीज किसी चीज से होकर निकलती है, या आती है या जाती है, कुछ भी होता है, तो वहां पे हम थ्रो या वाया का यूज करते हैं। अब हमारा जो लास्ट प्रीपोजिशन आज का है वो है आउट ऑफ। आउट ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सेंस होता है इतने में से इतना। ठीक है, जैसे किसी एक होल पार्ट में से कुछ पार्ट को निकालना, या किसी एक होल पार्ट में कुछ पार्ट को डालना। एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए सीधे एग्जाम्पल पे ही आते हैं। जैसे आप लोगों का सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब आप लोगों का टेस्ट होता है, या जब आप लोग एग्जाम देते हैं, तो वहां पे आप लोगों का नंबर आता है। जैसे 500 में से 300 आया, ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं 10 में से 8 आया, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, आउट ऑफ का यूज करते हैं। पूर्णांक में से कितने, जितना भी आया हो। जैसे मैंने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किया। अब देखिए कितने में से कितना आ गया ना, मैंने 100 में से 80 प्राप्त किया, यानी कि एक होल पार्ट से आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, आई गॉट 80 मार्क, 80 मार्क्स कितने में से, 100 में से, आउट ऑफ 100। ठीक है, देखिए यहां पे इससे की अंग्रेजी हमने क्या लिखा, आउट ऑफ। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। राधा ने अंग्रेजी के टेस्ट में 10 में से ऐसे लिख देते, 10 में 8 नंबर प्राप्त किया। तो इसका एग्जांपल कैसे हम लोग लिखेंगे, राधा गॉट 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 इन क्या है टेस्ट में, इन इंग्लिश ठीक। राधा ने 10 में से कितना नंबर प्राप्त किया, 8 नंबर प्राप्त किया, किसमें, अंग्रेजी के टेस्ट में। तो बच्चों यही था आपका 6-7 जो भी आपने प्रीपोजिशन। आज उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। वीडियो कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप लोग रिस्पॉन्स जरूर देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अधूरा ज्ञान रहेगा, और मैं शुरू से ही बताता हूँ आप लोगों को कि अधूरा ज्ञान अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान है तो पूरी ज्ञान रखिए, नहीं तो अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा बहुत ही खतरनाक साबित होगा। एग्जाम्पल में अभिमन्यु को तो सभी जानते हैं, महाभारत में क्या हुआ था, अधूरा ज्ञान लेके वो चक्रव्यूह तोड़ने चले गए थे और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर आप ज्ञान को अर्जित कर ही रहे हैं तो पूरा ज्ञान कीजिए ताकि चक्रव्यूह आपको फंसा ना पाए।
आप चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हो जाए, नहीं तो चक्रव्यूह आपको तोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई भी ज्ञान लीजिए, सिर्फ यही ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान अगर आप अर्जित करने जा रहे हैं कहीं पे या अर्जित कर रहे हैं तो पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, किसी बाद में किसी दिन लेक्चर होगा, आप लोगों से बातचीत होगा। फिलहाल इतने प्रीपोजिशन को आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार देखिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और समझ में आ रहा है तो कम से कम ये तो लिखिए कि हाँ क्लास अच्छा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में।